आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान फर्स्ट पेपर, जिनका प्रश्न बैंक यानी राजनीतिक सिद्धांत या राजनीति के मूल आधार जो आपका पेपर है, उस पेपर का पहला प्रश्न बैंक हम पढ़ेंगे। इस प्रकार के जो प्रश्न बैंक है वो आपको थोड़ा सा बता दूं कि लगभग 3 या 4 प्रश्न बैंक आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इनसे आपकी मदद हो, तो आप निश्चित रूप से पढ़िएगा। और पेपर में उत्तर हम कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपकी बहुत अच्छी मदद होगी। किस प्रकार हमें उन्हें हाईलाइट करना होता है, कैसे पेपर में भाषा लिखनी होती है, उन सभी का ज्ञान हम इन प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। और प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखिएगा। और पेपर या इनको आप अपने संक्षिप्त नोट में भी उतार सकते हैं, या 2 बार 3 बार देखने से भी आपको याद हो जाएंगे। आपके लिए जो प्रश्न आएंगे वो आपके एक तो अति लघुतरात्मक के होते हैं, जिसमें 20 शब्दों वाले होते हैं। एक आपके 50 या 100 शब्दों वाले, नहीं लगभग 50 शब्दों वाले होते हैं, लघुतरात्मक होते हैं। और तीसरे जो होते हैं वो निबंधात्मक होते हैं। तो अति लघुतरात्मक का वीडियो शीघ्र ही जारी होगा। इसके अलावा लघुतरात्मक का वीडियो भी जारी होगा, और निबंधात्मक के वीडियो है वो लगभग 2 वीडियो आएंगे। तो इस प्रकार आपके 4 वीडियो आएंगे। आज हम बड़े प्रश्न देखेंगे, और बड़े प्रश्नों में क्या होते हैं, छोटे प्रश्न छिपे हुए होते हैं। बड़े प्रश्न जब हम हल करते हैं तो बड़े प्रश्नों में छोटे प्रश्न छिपे होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो इससे छोटे प्रश्न भी यानी लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न भी आपके इनमें से हल होंगे। तो बड़े प्रश्न ही हल करके देखते हैं आज। और अगर चैनल में पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, या मेरी शैली आपको पढ़ाने की पसंद लगती है, अच्छी लगती है, तो आप जरूर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि यदि अभी आप ये फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में आएंगे, फाइनल में आएंगे, तब तक भी और भी क्लासेस होगी। तो जो ही क्लास अपलोड होती है तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, और आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। जो विद्यार्थी इस साल लेट हो गए हैं तो अगले साल जल्दी ज्वाइन करेंगे। जल्दी ज्वाइन करके यानी हम एक विषय का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो टेक्स्ट वीडियोज हैं, टेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए पाठ के आधार पर जो टेक्स्ट वीडियोज है, उन टेक्स्ट वीडियोज को आप देखा करें। वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज हैं, उनको आप जरूर देखें। क्वेश्चन बैंक चाहे किसी भी विषय का हो, तो क्वेश्चन बैंक आप सर्च करने के लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट क्वेश्चन बैंक पार्ट क्वेश्चन बैंक 1, यानी पॉलिटिकल साइंस आप कैसे सर्च करेंगे, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन बैंक 1 बाई DR रोज। इस प्रकार आप हल करेंगे। डी और आर आप साथ में लिखेंगे, उनके बीच में स्पेस देंगे। और इस प्रकार कोई भी विषय का, चाहे पॉलिटिकल साइंस का कर लो, हिंदी का साहित्य का कर लो, हिंदी सेकंड भाग का कर लो, चाहे आप हिस्ट्री का कर लो, ज्योग्राफी का कर लो, यानी जिस भी विषय का आप करेंगे, तो जब भी अपलोड होगा तो आपको निश्चित रूप से वो पेपर जरूर मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो, और इसमें कौन कौन से प्रश्न है वो आपके लिए आते हैं। सबसे पहले जो आपके पाठ है कि मानकीय अथवा परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत क्या है, सविस्तार वर्णन कीजिए। आपके 2 प्रकार के अनुभविक और मानकीय सिद्धांत है। जैसे मान लो एक छोटा प्रश्न आ जाता है कि राजनीतिक सिद्धांत कितने प्रकार के हैं, तो आप क्या लिखेंगे, राजनीतिक सिद्धांत 2 प्रकार के हैं, मानकीय और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को मानकीय अथवा आदर्शी शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये परंपरागत सिद्धांत है, इसको 2-3 नामों से, एक मानकीय सिद्धांत से, आदर्शी सिद्धांत से और शास्त्रीय सिद्धांत से। चाहे इनमें से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत क्या है, तो आप सोचेंगे कि हमने तो मानकीय पढ़ा है, या इसकी जगह परंपरागत आ गया। तो यानी कहने का अर्थ है कि मानकीय, आदर्शी और शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत सेम ही है। इसकी हम परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि जिस सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में कल्पना कर उसे रचनात्मक रूप दिया जाता है, उसे मानकीय या आदर्शी सिद्धांत कहा जाता है। बहुत ही सटीक परिभाषा है, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लें। मानकीय या आदर्शी सिद्धांत के दर्शन हम प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांतों में कर सकते हैं, अरस्तु की रचनाओं में कर सकते हैं। इसकी परिभाषाएं और इसकी विशेषताएं इसने पूछी है, तो विशेषताओं में हम ऐसे लिखेंगे, मानकीय तो आदर्शी राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं, इस प्रकार अंडरलाइन करके और फिर नीचे देना है। ये जो बड़ी लाइन होती है, इस लाइन को आप अंडरलाइन जरूर किया करें। ऐसे सबसे पहली विशेषता है नैतिकता और राजनीतिक मूल्यों पर विशेष बल, मानकीय या आदर्शी सिद्धांत की पहली विशेषता है। और परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की एक मूल मान्यता है
कि राज्य एक नैतिक संस्था है जिसका उद्देश्य व्यक्ति को नैतिकता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ाना है और अधिकांश परंपरागत विचारक आचार शास्त्र किसी नैतिकता से प्रभावित रहे हैं। आपको यानी जैसे मान लो किताब में बहुत बड़ा लिखा हुआ होगा लेकिन हमें थोड़ा संक्षेप में लिखना होगा। दूसरा इसकी विशेषता है कि तर्क एवं कल्पना पर आधारित आदर्शी अध्ययन। मानकीय सिद्धांत तर्क और कल्पना पर आधारित होने के कारण अनेक बार वे यथार्थ और व्यवहार से अलग हुए, क्योंकि प्लेटो के आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन की कल्पना, रूसो की सामान्य इच्छा, कांट का नैतिक प्राणी, हिकल की विश्व आत्मा, ग्रीन का शाश्वत चैतन्य, इसी प्रकार की कुछ धारणाएं। अब यहाँ देखिए कितने प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत क्या प्रस्तुतिकरण किया। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य और दार्शनिक शासन किया। रूसो की सामान्य इच्छा यानी नैतिक प्राणी किसकी रचना है, कांट की है। विश्व आत्मा किसकी है, यानी हिगल की है। टीएस ग्रीन की शाश्वत चैतन्य। छोटे प्रश्न भी इससे क्लियर होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है अपरिष्कृत परंपरागत पद्धतियां। परंपरागत पुरानी परंपरावादियों के अनुसंधान तथा विश्लेषण की प्रमुख विधियां ऐतिहासिक और विवरणात्मक है। ये सब एक दूसरे की विरोधी नहीं थी और समय समय पर हम एक ही युग में विभिन्न प्रवृत्तियों को काम करते हुए पाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की जो उस समय की जो युग प्रवृत्तियां हैं वो समय के अनुसार सेम है। चौथी इसकी विशेषता है कानूनी, औपचारिक तथा संस्थागत अध्ययन की प्रमुखता है। इसमें परंपरावादियों द्वारा प्रमुखतया राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो सरकार के अधीन ही रहे हैं। उनके अध्ययन और जांच के मुख्य विषय राज्य है, सरकार है, राजनीतिक संस्थाएं हैं, राज्य के लक्ष्य जैसे न्याय है, सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, लोक कल्याण है, समानता है, नैतिकता है, ये रहे हैं। अतः राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययनों में व्यवहारिक पक्ष की अपेक्षा कानूनी औपचारिक पक्षों को प्रमुखता रही है, क्योंकि ये भी एक विशेषता इनकी है। पांचवा है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। यदि आप किसी भी पाठ के बड़े वीडियो जो आप देखना चाहते हैं तो बड़े वीडियो मिलते हैं, यानी प्रत्येक पाठ को अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। पूरी राजनीति विज्ञान के जितने भी पाठ है उनके लिंक आपको इस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, और जैसे फर्स्ट पेपर के भी सेकंड पेपर के भी। तो पांचवी विशेषता है चिंतन में व्यक्तिनिष्ठता के तत्व की प्रधानता। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता है कि उसके राजनीतिक सिद्धांत अपने प्रतिपादकों के व्यक्तित्व और दृष्टिकोणों से प्रभावित रहे हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो राजाओं के अंडर में रहे हैं और ये विचारक तात्कालिक राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने का प्रयास करते थे। परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के निर्माता परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के का विशेष रूप में हमें प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिलता है। यानी परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत के जो निर्माता है या परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जो विशेष रूप है हमें प्लेटो की रचनाओं में देखने को मिल जाता है, हमारे कौटिल्य की रचनाओं में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपके दूसरा प्रश्न आ जाता है कि संप्रभुता क्या है। प्रश्न पूछा जा सकता है संप्रभुता। जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। संप्रभुता के बारे में आपसे प्रश्न आ सकता है। संप्रभुता की परिभाषा क्या है। संप्रभुता का सबसे पहले उत्तर लिखते हैं। संप्रभुता का अर्थ और परिभाषा इसके नीचे अंडरलाइन करो, फिर ऐसे लिखो, फिर इस प्रकार ऐसे लिखो कि संप्रभुता आंग्ल पर्यायवाची सोवरेंटी, लैटिन शब्द प्लस सुपर एनस, यानी शब्द है वो सुपर प्लस एनस इनसे बनकर के बना है, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। सुपर एनस का अर्थ क्या है, सर्वोच्च शक्ति। तो सोवरेंटी शब्द है वो सुपर प्लस यानी लैटिन के सुपर प्लस एनस से बना है, जिसका अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अब जैसे संप्रभुता की विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले बोधा देते हैं, बोधा कहते हैं कि संप्रभुता नागरिक व प्रजाजन के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश नहीं है। ग्रेशियस इसकी परिभाषा देते हैं कि संप्रभुता उस व्यक्ति में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित नहीं होकर के जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। यानी उसके कार्य वो किसी पर आश्रित नहीं होते और उसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब ग्रेशियस के अलावा विलो भी क्या कहते हैं, विलो भी इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है और संप्रभुता का तात्पर्य सर्वोपरिता से ही है। अब इन तीनों की परिभाषाएं पढ़ने के बाद हमें एक सर्वमान्य परिभाषा देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम इसकी सर्वमान्य परिभाषा दे सकते हैं कि संप्रभुता राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है। यहां पर सर्वोच्च है।
सर्वोच्च शक्ति है जिसके द्वारा राज्य के निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित सभी व्यक्तियों और समुदायों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है और जिसके आधार पर एक राज्य अपने ही समान दूसरे राज्यों से अपनी इच्छानुसार संबंध स्थापित कर सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि संप्रभु राज्य वही है जो इंटरनली और आउटर यानी आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों तरफ से वो स्वतंत्र होता है, उस पर कोई दूसरा कोई शासन नहीं होता या कोई दूसरी शक्ति नहीं होती, तो वही संप्रभु राज्य है। आपने राज्य के जो 4 तत्व पढ़े थे, 4 तत्वों में संप्रभुता है, वो सबसे अहम तत्व है। संप्रभुता के वैधानिक सिद्धांत का सर्वोत्तम विश्लेषण जॉन ऑस्टिन। अब जॉन ऑस्टिन द्वारा जो संप्रभुता सिद्धांत की क्या व्याख्या की है, यहां पर आपको लिखना है जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता का सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन ने 1832 ईस्वी में अपनी पुस्तक है विधान शास्त्र, उसमें एक व्याख्यान किया है और उसके अनुसार यानी विधान शास्त्र में उनकी पुस्तक जो है विधान शास्त्र में उन्होंने इस पुस्तक का जो इस ये संप्रभुता का जो वर्णन किया है उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, या ऑस्टिन के आधार पर संप्रभुता की विशेषताएं ये होती है कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य है। कहने का अर्थ है कि संप्रभु होना जरूरी है। अगर संप्रभु नहीं है तो फिर वो शक्ति बेकार है, यानी वो फिर राज्य किसी न किसी अंडर में है। दूसरी संप्रभुता की विशेषता है ऑस्टिन के अनुसार कि संप्रभु किसी एक मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है। संप्रभु एक या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु ये निश्चित हो जाना चाहिए, आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैवीय इच्छा, जनमत, मतदाता जैसे भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। ऑस्टिन ने जैसे जितने भी जैसे प्राकृतिक कानून है, जैसे इसका लोक का है, जैसे दैवीय इच्छा है, इच्छा शक्ति है, इनका उन्होंने विरोध किया है और वह तो एक निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं हो। यानी कहने का अर्थ है कि वो ना तो कोई प्राकृतिक कानून है, ना दैवीय इच्छा, ना जनमत, ना मतदाता। इसका अर्थ है कि संप्रभुता वो होती है या संप्रभुता वहां होनी चाहिए जिस पर कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं होता और वो निश्चित रूप से एक मनुष्य में ही हो सकती है। इस प्रकार का निश्चित मानव श्रेष्ठ स्वयं किसी उच्चतर अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं कर सकता। यानी संप्रभु जो व्यक्ति है वो किसी उच्चतर अधिकारी के आदेशों की पालना नहीं करता, उसकी इच्छा सभी व्यक्तियों और समुदाय से उच्च होती है और वह प्रत्येक या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी के भी नियंत्रण के अधीन नहीं हो सकता। ना तो वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, ना ही अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो नियंत्रणहीन होता है, यानी नियंत्रण उस पर नहीं हो सकता। चौथी विशेषता है ऑस्टिन के अनुसार प्रभुत्व शक्ति को समाज की बहुसंख्या से पूर्ण आज्ञाकारिता प्राप्त होनी चाहिए। ऑस्टिन का विचार है कि संप्रभु अधिकारी के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर और निरंतर होनी चाहिए। संप्रभुता के जो गुण हैं वो भी लगभग यही है। प्रभुत्व शक्ति के आदेश ही कानून है और आदेश रूप में आज्ञाओं को न मानने की दशा में दंड का अधिकारी होना पड़ता है। प्रभुत्व शक्ति के जो आदेश होते हैं वही कानून होते हैं और उनके आदेशों को नहीं मानना एक कानून को नहीं मानना है, यानी फिर उसे दंड का अधिकारी होना पड़ता है। प्रभुत्व शक्ति अविभाज्य है क्योंकि वह एक इकाई है, इसलिए वह खंडित नहीं हो सकती। ये ऑस्टिन ने 6 विशेषताएं इसकी बताई है। अब क्या है कि बहुत सारे जो है इसकी आलोचना भी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई इसने ऑस्टिन ने जो बताई है, क्योंकि हमें इससे का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, तो ऑस्टिन के इस सिद्धांत की आलोचना के प्रमुख आधार इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहली बताइए कि समाज में ऑस्टिन के निश्चित जनश्रेष्ठ की खोज कर पाना कठिन है। इसने जो जनश्रेष्ठ बताया कि एक व्यक्ति में होनी चाहिए, तो वो व्यक्ति खोज पाना कठिन है। ऑस्टिन के द्वारा जिस प्रकार के निश्चित संप्रभु की जो व्याख्या की गई है, व्यवहार में उसे खोज पाना अत्यंत कठिन है। जो मैन जो है उनकी अपनी एक पुस्तक है अर्ली इंस्टीट्यूशंस, उसमें उन्होंने लिखा है कि इतिहास में इस प्रकार के निश्चित जनश्रेष्ठ के उदाहरण मिलते ही नहीं है। हर एक जो राजा है, व्यक्ति है, वो किसी न किसी के अंडर में होता है। दूसरी इनकी आलोचना है कि कानून संप्रभु की आज्ञा मात्र नहीं होता है। इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि संप्रभु के आदेश ही कानून होते हैं, जो गलत है, त्रुटिपूर्ण है। संप्रभुता ही एकमात्र आदेश का स्रोत नहीं होता, कानून का स्रोत नहीं होता।
कोई भी सत्ताधारी संप्रभु चाहे वे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही शक्तिशाली क्यों नहीं हो, मनमाने कानून नहीं बना सकता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। शक्ति को अत्यधिक महत्व, इसमें इस सिद्धांत के प्रतिपादन में शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि उच्च सत्ताधारी अपने आदेशों का पालन शक्ति के आधार पर करवाता है, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। अधिकांश जनता कानूनों का पालन दंड के भय से नहीं करती, वरन कानून जनता की ही इच्छा की अभिव्यक्ति करती है और उनके पालन में जनता का एक कल्याण होता है। इसलिए वो कानून का पालन अपने मन से करते हैं, ना कि किसी दंड के भय से करते हैं। चौथी इनकी आलोचना है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों पर यह लागू नहीं होता है। इस सिद्धांत का यह प्रतिपादन कि संप्रभु कोई निश्चित व्यक्ति होता है। लोकतंत्र की यह मान्यता के विपरीत है कि प्रभुत्व शक्ति जनता में निहित है, क्योंकि अभी जो वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या है कि शक्ति है वो राज्य की शक्ति या संप्रभु शक्ति किस में निहित होती है? जनता में। यह जनता चाहे तो राजा को बदल सकती है। लोकमत या जनता की इच्छा ही राज्य में सर्वोपरि होती है। और इसकी एक आलोचना है, संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। यानी जैसे ऑस्टिन ने कहा कि संप्रभुता अविभाज्य है, तो आलोचक कहते हैं कि संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। ऑस्टिन संप्रभुता की अविभाज्यता का प्रतिपादन करता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से संप्रभुता अविभाज्य नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में कर्तव्य का बंटवारा होता है और वर्तमान में जो संघात्मक सरकारें हैं, संघात्मक राज्य हैं, उनमें तो संप्रभुता भी आवश्यक रूप से विभाजित होती है। यानी उस पे जैसे सेंटर होता है, उसके बाद राज्य होते हैं, उनके भी अधिकार वगैरह होते हैं। यानी इस प्रकार जो है कानून या शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाता है। छठी बात है कि उन्होंने कहा कि संप्रभुता असीमित होती है, लेकिन ये कहते हैं कि संप्रभुता असीमित नहीं होती है। ऑस्टिन द्वारा संप्रभुता के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, उसके अनुसार संप्रभुता के सर्वप्रमुख लक्षण उसकी असीमितता और निरंकुशता है, किंतु आलोचक संप्रभुता की असीमितता को स्वीकार नहीं करते। वास्तव में राज्य की संप्रभु शक्ति नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों, रीति रिवाजों, परंपराओं का प्रतिबंध होता है और कोई भी संप्रभु इन प्रतिबंधों की अवहेलना करने का साहस नहीं कर सकता। यानी कोई भी राज्य है तो उस पर रीति रिवाज भी होते हैं, धार्मिक सिद्धांत होते हैं, नैतिक शक्तियां होती है, इनसे वो प्रतिबंधित होता है। तो संप्रभु है वो असीमित नहीं होती, संप्रभुता असीमित नहीं होती। और सातवीं इसकी आलोचना है कि ये अंतर्राष्ट्रीयता का अनुरूप नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम वाला ये सिद्धांत इसमें नहीं है। ऑस्टिन का संप्रभु सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीयता की धारणा का भी एक स्पष्ट उल्लंघन है। वर्तमान समय में एक राज्य की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय कानून और विश्व जनमत से बहुत अधिक सीमित है। यानी आज क्या है कि विश्व स्तर पर भी जो राज्य है वो मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता, दूसरे राज्य है उस पर तुरंत जो नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यद्यपि कानूनी दृष्टि से संप्रभुता पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन किसी भी संप्रभु द्वारा विश्व जनमत का विरोध किया जा सकना संभव नहीं है। तो ये तो दूसरा प्रश्न था। अब आता है तीसरा प्रश्न आपके कि व्यवहारवाद के उदय और उसके कारण लिखिए। यानी व्यवहारवाद का उदय कैसे हुआ, उसके कारण लिखने हैं। परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। पहली बात, उदय का कारण क्या है? परंपरागत जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके प्रति असंतोष हुआ था। 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से निराशा हो गई थी और उन निराशाओं के भी कई कारण थे कि शासन की नीतियों में राजनीति की और राजनेताओं को महत्व दिया जाना और राजनीति विज्ञान में के विद्वानों के जैसे ज्ञान है, कौशल है, अनुभव है, इनकी उपेक्षा की गई, जिससे लोगों में निराशा उत्पन्न हो गई और ये उदारवाद थोपना पड़ा, उदारवाद की आविष्कार करना पड़ा। राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल दिया गया है, यथार्थ शासन प्रक्रिया को गौण किया गया है, इसके कारण भी उदारवाद उत्पन्न हुआ। फांसीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी, एकाधिकारी प्रवृत्तियों के उदय एवं राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना। यानी क्या है कि इस प्रकार की अमानवीय, यूं कह सकते हैं कि जो ताकतें पैदा हुई थी उनके कारण भी उदारवाद को एक बल मिला था। दूसरी बात है अन्य समाज विज्ञानों से प्रेरणा। सामाजिक विज्ञान जो है, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा के कारण भी उदारवाद का उदय हुआ। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के कारण प्रोत्साहन मिला तो राजनीति शास्त्र भी इससे प्रभावित हुआ। तीसरा है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा? द्वितीय महायुद्ध के दौरान राजनीति शास्त्रियों ने राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह से अनुभव किया और उसी अनुभव ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की।
यानी जो व्यवहारवाद है, व्यवहारवाद को गति प्रदान है वो कैसे की? व्यवहारवाद को गति प्रदान की नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान दिया गया और इन परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निर्देशन सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों का प्रयोग, और इससे क्या है कि व्यवहारवाद को पोषण मिला। ये जो व्यवहारवाद है, इसके उदय का एक कारण और भी था कि नवीन अध्ययन पद्धतियां आ गई थी, नवाचार आ गए थे, जिससे भी क्या है कि ये इसको व्यवहार मिला। अगला प्रश्न है आपके चौथा कि उत्तर व्यवहारवाद के आधारभूत लक्षणों की विवेचना कीजिए अथवा डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिकता का सिद्धांत क्या है उसे समझाइए। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के प्रमुख लक्षण बताए हैं और उत्तर व्यवहारवाद के लक्षण जो डेविड ईस्टन ने बताए हैं वो इस प्रकार है। पहली बात है प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि प्राय तथ्य और तकनीकी दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। अनुसंधानों के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है। दूसरी बात है उत्तर व्यवहारवाद का सामाजिक परिवर्तन पर बल। उत्तर व्यवहारवाद की विशेषताएं हैं। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए। सामाजिक परिवर्तन पर बल। तथ्यों के वर्णन एवं विश्लेषण के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझना चाहिए। यानी तथ्यों के जो वर्णन या विश्लेषण है, अर्थात कहने का अर्थ किसी भी तथ्य का आप उद्घाटन करते हैं, वर्णन करते हैं, तो उसके संदर्भ को और उसकी समाज से क्या प्रासंगिकता है उसको हमें समझना चाहिए। तीसरा प्रश्न है समस्याओं के विश्वसनीय निदान की आवश्यकता। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तीकरण, विश्लेषण, विशेष शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर के मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा और संकटों का समाधान करने में सहायता करनी चाहिए। ये उत्तर व्यवहारवाद की विशेषता। उत्तर व्यवहारवाद कहता है कि समस्याओं की विश्वसनीय निदान किया जाना चाहिए। चौथा प्रश्न है कि मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान, विशेषकर सामाजिक विज्ञान, मूल्यात्मक दृष्टि से न तो तथ्यों और प्रासंगिक यथार्थताओं से तटस्थ रहा है और न ही रह सकता है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार कोई भी ज्ञान है, कोई भी सामाजिक मूल्य है, तो वो तथ्यों से, यानी तथ्यों से और प्रासंगिक यथार्थताएं, यानी समाज की जो यथार्थ बातें हैं, उन यथार्थताओं से वो तटस्थ नहीं रह सकता, यानी वो उसमें शामिल होकर ही रहेगा। इसलिए उत्तर व्यवहारवादी ने मूल्यों की निर्णायक भूमिका को स्वीकार किया है। इसके अलावा वे इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाना है तो मूल्यों को उनकी केंद्रीय स्थिति प्रदान करनी होगी। पांचवी इसकी विशेषता है कि बुद्धिजीवियों की भूमिका। यह उत्तर व्यवहारवाद ने राजनीति शास्त्रियों को यह याद दिलाना चाहा है कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी एक भूमिका होती है और सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना चाहिए। यह उनका उत्तरदायित्व था। छठा है कर्मनिष्ठ विज्ञान। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठता पर बल देते हैं और उनका कथन है कि राजनीतिक विषयों के अध्ययनकर्ता को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में रत होना चाहिए। समाज का जो पुनर्निर्माण है उसमें हमें काम करना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होना चाहिए, ज्ञान का क्रियात्मक होना आवश्यक है और राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान के स्थान पर कार्य विज्ञान बनना चाहिए। यानी राजनीति विज्ञान में जो सिद्धांत को प्रबल दिया जाता है, सिद्धांत की जगह प्रैक्टिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए। सातवां प्रश्न है कि व्यवसाय का राजनीतिकरण। उत्तर व्यवहारवादियों की मान्यता है कि राजनीति शास्त्र को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए जिससे समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान की जा सके। अतः बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों तथा यहां तक कि विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षा संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए। यानी व्यवसाय का भी राजनीतिकरण, व्यवसाय है वो भी राजनीति से प्रेरित होना चाहिए। पांचवा प्रश्न बनता है आपके कि उदारवाद के मूल सिद्धांतों की विवेचना कीजिए, या उदारवाद क्या है, उदारवाद के बारे में आपका प्रश्न आ जाता है।
उदारवाद की पहली विशेषता है, मूल सिद्धांत तुम ले लो। पहला सिद्धांत है मानवीय विवेक में आस्था है। उदारवादी विचारधारा का सर्व प्रमुख तत्व मानवीय बुद्धि और विवेक में मूलभूत आस्था है। 17वीं और 18वीं सदी में नव जागरण के साथ ही प्रमुख उदारवादी दार्शनिकों ने शास्त्रों के अंधानुकरण के स्थान पर स्वयं अपने विवेक के आधार पर सोचना प्रारंभ किया। जॉन लॉक और थॉमस पेन को ऐसे विचारकों में प्रमुख कहा जा सकता है। उदारवाद ने इस दृष्टिकोण को अपनाकर स्वतंत्र चिंतन को प्रोत्साहित किया है। जैसे आपको कोई लिंक प्राप्त नहीं होता है तो 9610208295 इन पर आप लिख देवें, अपना नाम लिखें, अपना विषय लिखें और अपना जिला भी लिखें। ये नहीं लिखेंगे तो आपका जो लिंक है या आपके मैसेज पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अपना नाम, अपना विषय, अपने जिले का नाम, ये आप जरूर लिखें। इसका अगला लक्षण है उदारवाद का कि इतिहास तथा परंपराओं का विरोध करता है। उदारवाद मानवीय विवेक में विश्वास करता है और किसी भी ऐसे विचार, संस्था या सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो बुद्धि संगत नहीं हो, अर्थात तर्क पर जो सिद्धांत खरा नहीं उतरता है उस सिद्धांत को ये उदारवाद नहीं मानता है। चाहे वह कितना ही पुराना हो, चाहे वो कितना ही पवित्र क्यों नहीं हो, लेकिन उदारवाद क्या मानता है? उदारवाद ये मानता है कि वो जो सिद्धांत है वो बुद्धि संगत होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए। तीसरा इसका लक्षण है मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। उदारवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जन्म से स्वतंत्र उत्पन्न होता है, स्वतंत्रता उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और उदारवादियों ने सदैव ही मानव जीवन पर निरंकुश सत्ता का विरोध किया है और वे राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं। चौथा इसका लक्षण है व्यक्ति साध्य, समाज और राज्य साधन है। यह सबसे बड़ी विशेषता है। यानी ये कहते हैं कि उदारवादियों का मूल आधार व्यक्ति है और वे व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को साध्य मानकर ही आगे बढ़ते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक कल्याण, उसकी रचनात्मक शक्तियों का विकास ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज है। यानी समाज और राज्य तो साधन मात्र है, उनका महत्व उसी सीमा तक है जहां तक वे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक होते हैं। अर्थात व्यक्ति का जो लक्ष्य है, व्यक्ति का जो विकास है, जहां तक ये राज्य और समाज उनकी पूर्ति को करते हैं तब तक ही है। यानी ये क्या है कि साध्य नहीं है, ये साधन है। साध्य तो कौन है? व्यक्ति है, ये उदारवादी कहते हैं। पांचवा इनका लक्षण है और पांचवी यूं कह सकते हैं इनकी उदारवाद की विशेषता है कि समाज और राज्य कृत्रिम संगठन है। उदारवादी समाज और राज्य को प्राकृतिक नहीं कृत्रिम मानते हैं। राज्य और समाज को कृत्रिम मानते हैं। उनका विचार है कि इनका निर्माण व्यक्तियों के द्वारा अपनी कुछ विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है। व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है और व्यक्तियों को यह अधिकार है कि वे समाज और राज्य के संगठन में अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन और परिवर्तन का काम कर सके। यानी अगर मान लो वो समाज या जो राज्य हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटियां आ गई है, विकार आ गए हैं, तो वो उनको हटा करके दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकते हैं। छठी इनकी विशेषता है या छठा इनका लक्षण है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करते हैं। उदारवादियों का यह विश्वास है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कोई संस्था नियंत्रित नहीं कर सकती। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों को कोई संस्था नियंत्रित नहीं कर सकती। अधिकारों की सृष्टि किसी मानवीय संस्था, समाज या राज्य द्वारा नहीं, वरन ये इन संस्थाओं के अस्तित्व के पूर्व से भी विद्यमान रहे हैं। अर्थात मानव के पास में जो ये अधिकार हैं, ये तो जब से ये समाज या राज्य नहीं बने थे उससे पहले के संबंध में भी है, अर्थात पहले से विद्यमान है। इस संबंध में व्यक्ति के मुख्य प्राकृतिक अधिकार, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के जो अधिकार है, इनको नहीं छीना जा सकता, इनसे व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता। एक इनकी विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। यानी उदारवाद है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करता है और उसके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के द्वारा अपने सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। धर्म के आधार पर अपने नागरिकों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। शासकीय स्वेच्छाचारिता अर्थात मनमानी। उदारवाद अपने स्वभाव से ही शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि शासन में व्यक्ति की नहीं
वरन कानून की प्रधानता होनी चाहिए। शासक वर्ग में भी या शासक वर्ग भी इन कानूनों को मानने के लिए उतनी सीमा तक बाध्य होना चाहिए जितना एक सामान्य आदमी। अर्थात सामान्य जो आम जन जिस प्रकार कानूनों का पालन करते हैं उसी प्रकार जो है शासन को या राजा को भी करनी चाहिए। 10वीं 9वीं इसकी विशेषता है कि लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन उदारवाद का अंतिम किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण विचार है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार सभी मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होते हैं, इसलिए किसी को भी दूसरों को उनकी सहमति के बिना शासन करने का कोई अधिकार नहीं हो सकता। इस उदारवादी विचारधारा को अभिव्यक्त करते हुए फ्रांस के मानवीय अधिकारों की घोषणा में क्या कहा गया है कि राष्ट्र ही तत्वतः संपूर्ण प्रभुत्व का स्रोत है। कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी ऐसी सत्ता का अधिकारी नहीं हो सकता जो राष्ट्र से न प्राप्त हुई हो। अर्थात कोई भी है यानी बलपूर्वक किसी पर शासन नहीं कर सकता। स्वेच्छाचारिता का यह विरोध करते हैं। अंत में है कि अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में विश्वास। उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की निरंकुशता को स्वीकार नहीं करता है और विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के आदर्श का प्रतिपादन करता है। उदारवाद के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र को शांतिपूर्वक प्रगति करनी चाहिए। छठा प्रश्न है इसका आपके कि मार्क्सवादी सिद्धांत राज्य की भूमिका के संबंध में क्या कहता है, या मार्क्सवादी सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। मार्क्सवाद के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, कार्ल मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा प्रमुख रूप से अपनी रचनाओं में साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी में जिस राजनीतिक विचारधारा का उन्होंने प्रतिपादन किया था उसी को मार्क्सवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स और एंजिल्स ने अपनी जो साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी कैपिटल, जिसमें उन्होंने जो जिस राजनीतिक विचारधारा का प्रतिपादन किया था उसी का नाम क्या है, मार्क्सवाद है। इस प्रकार देखिए, आपको जैसे मैंने अंडरलाइन की, अंडरलाइन आपको करनी है। तो मार्क्सवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता है कि राज्य की उत्पत्ति का आधार वर्ग विभेद। राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है, वर्ग विभेद है। मार्क्स साम्यवादी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब तक का समस्त जो मानव जीवन का इतिहास है वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, क्योंकि हर युग में वर्ग जो है, या वर्ग का अर्थ यहाँ पर जैसे अमीर और गरीब है, तो अमीर और गरीब में क्या है कि हमेशा से संघर्ष रहा है। राज्य का उदय इस वर्ग संघर्ष की प्रवृत्ति के आधार पर ही हुआ है, इसलिए वह एक अस्वाभाविक संस्था है। यानी उन्होंने कहा कि राज्य जो है स्वाभाविक संस्था नहीं है। राज्य और शासन शोषण के यंत्र है। यानी मार्क्सवाद क्या मानता है, राज्य का उदय वर्ग भेद के कारण हुआ है। राज्य संस्था जो है सदैव शोषक वर्ग के सहायक के रूप में काम करती है। जो शोषक वर्ग है उसी का साथ देती है। और सामंतवादी युग से लेकर के वर्तमान समय तक के जो लोकतंत्र कहे जाने वाले राज्यों के संबंध में भी ये सत्य है। और स्वयं मार्क्स ये कहते हैं कि राज्य केवल एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ये दूसरी विशेषता थी। तीसरी विशेषता है अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। मार्क्स राज्य को अस्वाभाविक और अनावश्यक मानते हैं। क्या मानते हैं, अनावश्यक मानते हैं। परंतु क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का अंत संभव या उचित नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि जब क्रांति होगी तो क्रांति के प्रथम चरण में ही राज्य का विनाश नहीं होगा। राज्य का विनाश कब होगा, पूंजीवाद के बाद। पूंजीवाद के अंत के बाद भी राज्य कुछ समय तक रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी। सर्वहारा वर्ग अर्थात राज्य को समाप्त करने वाला जो वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसकी तानाशाही रहेगी, यानी उनका चलेगा। और इस काल में राज्य की शक्ति का प्रयोग सर्वहारा वर्ग के द्वारा पूंजीपतियों के विरोध को कुचलने में और पूंजीवाद के बच्चे को समाप्त करने में, या बचे हुए पूंजीवाद को समाप्त करने में करेगा। फिर सर्वहारा वर्ग है तो उस समय राज्य रहेगा। मार्क्स सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को वास्तविक लोकतंत्र मानता है। मार्क्स है वो सर्वहारा वर्ग की जो तानाशाही है उसको ही वास्तविक लोकतंत्र मानता है, जो भारी बहुसंख्या में जागृति और स्वतंत्र व्यवस्था है। और ये भारी बहुसंख्या या बहुसंख्यक तत्वों के लिए है। इसके अलावा मार्क्स राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का आदर्श है। एक विशेषता यह है, राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज। मार्क्स का विचार है कि सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बाद जब विरोधी वर्गों का अंत हो जाएगा, यूं कह सकते हैं पूंजीवाद का जब अंत हो जाएगा, तो राज्य की सत्ता का भी अंत हो जाएगा और राज्यहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी।
और उसके बाद साम्यवादी समाज का प्रारंभ होगा। जब राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना होगी तो फिर क्या शुरू होगा? साम्यवाद प्रारंभ होगा। फिर साम्यवादी समाज होगा जिसमें राज्यहीन और वर्गहीन आदर्श जो समाज है उसमें धर्म, जाति, रंग और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी ये धनवान है, ये अमीर है, ये गरीब है, इसका ये धर्म है, इसकी ये जाति है, इसका ये रंग है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। प्रत्येक को अधिक से अधिक न्याय प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार वस्तुएं और पारिश्रमिक प्राप्त होगा। इसके अलावा आपकी विशेषता है यानी मार्क्सवाद की राष्ट्रवाद का विरोधी और अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन। ये राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं लेकिन अंतरराष्ट्रवाद का समर्थन करते हैं। कैसे? मार्क्स राष्ट्रवाद को अस्वीकार करता है। वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद तो नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद होते ही आदमियों पर या वहां की जनता पर बंधन आ जाते हैं। उसका विचार ये कि मजदूरों का कोई देश होता ही नहीं है। इस कारण मार्क्सवादी धारणा में विश्व एक ऐसा गाया गया है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ, यानी पाने के लिए तुम्हारे पास संपूर्ण विश्व है, खोने के लिए इन बेड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने नारा लगाया था। और मार्क्स का विचार था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के द्वारा शोषण भी समाप्त हो जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा तो एक राष्ट्र भी दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं करेगा और पृथ्वी पर साम्यवाद स्थापित हो जाएगा और युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे। 7वां प्रश्न है कि डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था सिद्धांत में राजनीतिक व्यवस्था के क्या कार्य बताए गए हैं, वर्णन कीजिए। डेविड ईस्टन का जो राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है उसका वर्णन करना है। उत्तर आपको लिखना है कि तुलनात्मक राजनीति में व्यवस्था की अवधारणा का प्रयोग करने वाले विद्वानों में ईस्टन का नाम अग्रणी है। 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण कर एक विचार प्रस्तुत किया गया था और उसी विचार के अनुसार डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर क्रियाओं का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गत में बदला जाता है। यानी इनपुट आउटपुट जो है उसमें बदला जाता है। इनपुट से हमें आउटपुट मिलता है। इसके बारे में तो इसके द्वारा देखिए डेविड ईस्टन के द्वारा जो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत जो प्रतिपादित किया उस सिद्धांत की क्या विशेषताएं? पहली विशेषता है निवेश कार्य यानी इनपुट। इनपुट से तात्पर्य है मांग। इनपुट का मतलब है मांग और समर्थन। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगे आती है, ठीक है, और इन मांगों के पीछे रखने वाले का समर्थन होता है, यानी जनता है। जैसे एक आदमी मांग कर रखता है तो वो मांग है वो एक की नहीं होती, आम जन की होती है, तो उसके पीछे लोगों का समर्थन होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है और वो मांग जब आती है तो राजनीति पर बैठने वाले जो व्यक्ति हैं वो उनकी तरफ ध्यानाकर्षित होते हैं। और इसके साथ ही समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। समर्थन अर्थात जनसमूह है, पीछे बहुत सारे बहुल लोग हैं, तो उनसे क्या है कि वो उनके पास शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। तो सबसे पहला है उनका निवेश, दूसरा है मांगे मतलब डिमांड। मांगे जो है मन की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष प्राधिकारी के आवंटन के लिए उन लोगों से जो इसको करने के लिए उत्तरदायी है कहा जाता है। यानी मांग वो होती है जैसे जो उत्तरदायी लोग होते हैं कोई काम करने वाले, तो उनसे जो मांग की जाती है वही मांगे हैं। और ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कोई भी देखते हैं मांगों के बारे में ऑस्टिन क्या कहते हैं। मांगों के बारे में वो कहते हैं कि मांगे कई प्रकार की हो सकती है, जैसे संकीर्ण मांग, विशिष्ट मांग और सामान्य मांग। ये 3 प्रकार की मांगे उन्होंने बताई है और मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है, उनका बहाव सदैव सतह की ओर होता है। मांग है वो सतह से ही होती है और मांग के 2 रूप होते हैं, सुझाव और निर्देश। यानी मांग है वो सुझाव और निर्देश के रूप में होती है। 2 प्रकार की मांगे होती है, स्पष्ट और अस्पष्ट। व्यक्तिगत स्वार्थ और जनहित दोनों से संबंधित हो सकती है। मांग जो होती है वो एक स्वयं एक व्यक्तिगत हो सकती है और जनहित के संबंध में भी हो सकती है। एक है आपके समर्थन। राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है, कार्य करने के लिए समर्थन का होना बहुत आवश्यक है
और समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है, इनपुट है, जिसके होने या नहीं होने से महत्वपूर्ण परिणाम निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। यह एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन ही आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी शक्ति है, ऐसी कड़ी है जो राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। राजनीतिक व्यवस्था यानी यूं कह सकते हैं, आपने शासन कह सकते हैं। एक तरफ शासन है, एक तरफ जनता है। जनता को समर्थन है तो ये क्या है कि जाकर के एक व्यक्ति प्रतिनिधि उनसे मांग करता है, तो उसके पीछे इसका अर्थ ये है कि लोगों की मांग वो या जनहित की तरफ से वो मांग कर रहा है। तो सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। इसके बाद आता है निर्गत या आउटपुट। निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती है। निवेश को समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लाने के लिए रखा जाता है और राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर पुनः राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले मांग आई, मांग के बाद में वो समर्थन मिला, है ना, समर्थन मिला, समर्थन, और इसके आधार पर जो तीसरा चरण हुआ, तीसरे चरण के बाद में आउटपुट क्या रहा, यानी वो सरकार उनको क्या देती है, वो निर्गत है। इसके बाद एक चीज आवश्यक है, पुनर्निवेशन, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। निर्गत मतलब जो आउटपुट है वो मांग के अनुसार दिया जाता है। मांग के अनुसार जो आउटपुट दिया जाता है तो उसका अर्थ ये होता है कि जन समर्थन ने, यानी बड़े जन समूह ने क्या मांगा है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। और व्यवस्था के अंतर्गत निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती है वो फीडबैक है। यानी जैसे सरकार ने कोई काम किया, सरकार ने काम किया तो जनता ने उसके संबंध में क्या कहा, यानी जनता उसके संबंध में क्या कह रही है, जनता ने फीडबैक कैसा दिया है। छठी बात है पर्यावरण, एनवायरमेंट। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अन्य उप व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक या धार्मिक है की तरह एक उप व्यवस्था की भूमिका अदा करता है। राजनीतिक व्यवस्था भी एक, यानी जैसे उप व्यवस्था है, एक व्यवस्था है, इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से उसकी सहयोगी उप व्यवस्थाओं का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ है कि जैसे मान लो राजनीतिक व्यवस्था है तो राजनीतिक व्यवस्था भी जैसे आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, इन सभी व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई होती है, उनसे सम्मिलित है, और उसी के आधार पर इनको पर्यावरण मिलता है, यानी उसी के आधार पर ये मिलता है। और अंत में होता है इसका समीक्षा। राजनीतिक सिद्धांत की उन्होंने, डेविड स्टर्न ने जो कहा था उसके लिए यानी समीक्षा है। डेविड स्टर्न का सामान्य व्यवस्था में संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण की भांति व्यापकता होने के बावजूद इस पर अगतिशीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस सिद्धांत ने पुनर्निवेशन जैसी धारणाओं को शामिल कर अपने आप को गतिशील सिद्धांत के रूप में पेश किया है। इस सिद्धांत की समीक्षा हम इस प्रकार कर सकते हैं कि इस सिद्धांत ने गतिशीलता का रूप पेश किया है, अर्थात ये सिद्धांत है वो अनवरत चलता है। 8वां प्रश्न है कि लोकतंत्र के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। लोकतंत्र जो है इसके गुण क्या है, दोष क्या है। अब इस प्रश्न से क्या है कि जैसे लोकतंत्र की अगर विशेषताएं भी पूछी जाती है तो भी आप लोकतंत्र के गुण और विशेषताएं लगभग मिलते जुलते हैं। राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के दोषों को दूर करने के लिए लोकतंत्र की स्थापना की गई है, और इस शासन व्यवस्था के गुण क्या है वो देख लीजिए आप। ये इसके गुण ये हो सकते हैं। पहली बात है जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र का पहला गुण है जन कल्याण की साधना। लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है जिनका चुनाव जनता एक निश्चित समय के लिए करती है, और जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें शासन आवश्यक रूप से लोक कल्याण के लिए होता है। इसके अलावा है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है इसमें, और इसके अंतर्गत सबसे अधिक शीघ्रतापूर्वक और आवश्यक रूप से जनता के हित में काम किए जाते हैं। गवर्नर स्वयं इसके बारे में कहते हैं कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था से यह अपेक्षा शासन अधिक कार्यकुशल नहीं हो सकता। यानी दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि इतना कार्यकुशल होगा, जबकि लोकतंत्र ही हो सकता है।
तीसरा इसका है सार्वजनिक शिक्षण। लोकतंत्र शासन का एक प्रकार नहीं है, राज्य, समाज और आर्थिक व्यवस्था का भी है। स्वभावतः इसके प्रयोग द्वारा जनता को प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार का शिक्षण प्राप्त होता है। लोकतंत्र के इसी गुण को दृष्टि में रखते हुए बरंस ने लिखा है कि सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा है वो स्वशिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है जो लोकतंत्र में मिलता है। सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, खुद की शिक्षा है, और सबसे अच्छा शासन स्वशासन है। और स्वशासन कहाँ मिलता है? लोकतंत्र में मिलता है। इसकी एक विशेषता है मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव भी है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उससे उन्हें ये मानसिक संतुष्टि मिलती है कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है। डॉक्टर आशीर्वादम क्या लिखते हैं? डॉक्टर आशीर्वादम लिखते हैं कि लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है। लोकतंत्र से सरकार और जनता के बीच एक सहानुभूतिपूर्ण संबंध, सिंपैथी हो जाती है उसमें, और व्यक्ति चुपचाप स्वीकृति देने वाले के बजाय एक सक्रिय सहयोगी बन जाता है। यानी क्या है कि जैसे लोकतंत्र एक ऐसी कड़ी है, लोकतंत्र आम जन के साथ जुड़ जाता है तो वो क्या है कि उसे अपना ही शासन मानता है। जनता का नैतिक उत्थान भी होता है। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा गुण यह है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनके नैतिक चरित्र को उच्चता प्रदान करता है। जनता को राजनीतिक शक्ति प्रदान कर लोकतंत्र उसमें आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। लावेल ने इसके बारे में कहा है कि अंत में वही सरकार सबसे श्रेष्ठ होती है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाती है, क्योंकि प्रजातंत्र इन बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन है। देशभक्ति का स्रोत। लोकतंत्र में जनता को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होने के कारण जनता शासन और राज्य के प्रति एक प्रकार का लगाव अनुभव करती है, और निजी लगाव के इस विचार से देशभक्ति की भावना का उदय होता है। सातवीं इसकी विशेषता है क्रांति से भी सुरक्षा है। कैसे? लोकतंत्र में क्रांति की संभावना बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग है वो लोकमत के अनुसार ही काम करता है, और शासक उचित अनुचित काम करता है तो निश्चित समय के बाद विशेष परिस्थितियों में पहले भी सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है, इसलिए क्रांति की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसके अलावा एक विशेषता है लोकतंत्र की कि समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। लोकतंत्र व्यक्तियों की समानता के आदर्श पर आधारित है, और जितनी स्वतंत्रता जनता को लोकतंत्र में प्राप्त होती है उतनी स्वतंत्रता सरकार के किसी भी रूप में नहीं मिलती है। और अंत में है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करने वाला। जन इच्छा पर आधारित होने के कारण लोकतंत्र नागरिकों में सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, स्नेह, व्यवहार, विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करती है। विश्व शांति का समर्थक है। विश्व शांति वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और इसे विश्व बंधुत्व पर आधारित लोकतंत्र के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। जैसा कि बर्क क्या लिखते हैं कि लोकतंत्री आंदोलन शांति का आंदोलन रहा है। 11वीं इसकी विशेषता है कि विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक भी है। लोकतंत्र में विज्ञान का बहुत अधिक रूप में विकास संभव है। सर्वप्रथम तो लोकतंत्र और विज्ञान दोनों के नैतिक मूल्य एक दूसरे होते हैं। सत्य के संबंध में इनका दृष्टिकोण भी एक है और दोनों का विश्वास एक है। अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने के सर्वश्रेष्ठ साधन होते हैं। तो ये तो लोकतंत्र की विशेषताएं थी, और लोकतंत्र के जो दोष हैं, लोकतंत्र की कमियां हैं, वो अब हम कमियां देखते हैं कि कमियां क्या है। लोकतंत्र की कमियों की पहली कमी इन्होंने जो आलोचक है वो लिखते हैं कि अयोग्यता की पूजा होती है, या मूर्खों का शासन भी किसी ने कहा है। लोकतंत्रीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है, लेकिन योग्यता की दृष्टि से व्यक्ति समान नहीं होते, और इस प्रकार लोकतंत्र में गुण की संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। यूरोप के प्रसिद्ध विद्वान कार्लाइल ने कहा है कि विश्व में एक योग्य व्यक्ति के साथ लगभग 9 मूर्ख होते हैं। कार्लाइल क्या कहते हैं? विश्व में एक योग्य व्यक्ति होता है तो उसके साथ में कितने मूर्ख होते हैं? 9 मूर्ख होते हैं, और सभी को समान राजनीतिक शक्ति देने का परिणाम मूर्खों का सरकार की स्थापना हुई कि नहीं हुई। यानी एक व्यक्ति योग्य है, उसके साथ 9 आदमी अयोग्य हैं, तो इसका अर्थ है कि उस शासन व्यवस्था का अर्थ क्या हुआ? अयोग्यता का शासन हुआ।
दूसरी इनकी आलोचना है दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। दलीय प्रणालियां जो है उनका प्रभाव हितकर नहीं होता। वर्तमान समय के प्रतिनिधित्वात्मक प्रजातंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल एक अनिवार्य आवश्यकता होती है, किंतु किंतु ये राजनीतिक दल अपने व्यवहार से लोकतंत्र को भ्रष्ट कर देते हैं। राजनीतिक दल येन केन प्रकार शासन शक्ति प्राप्त करने का यानी अपना लक्ष्य मानते हैं, और राजनीतिक दल उन नेताओं के अखाड़े बन जाते हैं जो भाषण देने में, लोगों को बहकाने में या अपना स्वार्थ सिद्ध करने में चतुर होते हैं। जैसा कि ब्राइस ने इसके बारे में क्या लिखा है कि राजनीतिक दल कपट को उत्साहित करते हैं, स्वाभाविक आदर्शों को हीन बनाते हैं और राष्ट्र के जीवन में फूट डालकर लूट का माल बांटने का काम कर सकते हैं। इसकी अगली जो आलोचना है वो है भ्रष्ट शासन व्यवस्था। लोकतंत्र की अगली सैद्धांतिक स्थिति चाहे जो भी हो, व्यवहार में लोकतंत्रीय शासन अधिक भ्रष्ट हो जाता है। व्यवहार में शासन एक राजनीतिक दल की विशेष इच्छा के अनुसार ही किया जाता है, और यह देखा गया है कि निर्वाचन में जो लोग सत्तारूढ़ दल के सहायक होते हैं उन्हें शासन की ओर से अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाई जाती है। ये भ्रष्ट शासन व्यवस्था। तीसरा आलोचना करते हैं कि सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय होता है। लोकतंत्र में धन और समय का अधिक अपव्यय होता है। जिन कानूनों का निर्माण कुछ दिनों में किया जा सकता है, लोकतंत्रीय विधानसभाओं की लंबी और जटिल प्रक्रियाओं के कारण उन कानूनों का निर्माण में वर्षों लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त चुनाव के समय बहुत बड़ी संख्या में सरकारी अधिकारियों को नियुक्त करना, मतदाता सूचियां तैयार करवाना, प्रकाशित करवाना, यानी सार्वजनिक धन का बहुत अधिक अपव्यय भी होता है। पांचवी इसकी आलोचना है कि सर्वतोमुखी प्रगति की असंभावना होती है। लोकतंत्र में समस्त ध्यान राजनीति पर केंद्रित होता है। इसके कारण क्या है, जैसे साहित्य है, संस्कृति है, इसके क्षेत्र में उदासीनता व्याप्त हो जाती है और विद्वानों को अपने क्षेत्रों में समुचित आदर नहीं मिलने के कारण वो इस काम में रुचि नहीं लेते हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है और मानव जीवन का सर्वतोमुखी विकास नहीं हो पाता। मानव जीवन का सर्वांगीण विकास है वो नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक इसकी आलोचना है कि लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम है। लोकतंत्र को समानता के आदर्श पर आधारित कहा जाता है, किंतु व्यवहार में ऐसा है नहीं। लोकतंत्र में चुनाव के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो पाती है और व्यवहार में चुनाव कार्य इतना अधिक व्यवसाध्य हो गया है कि एक निर्धन व्यक्ति चुनाव में खड़े होने और विजय प्राप्त करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यानी इतना खर्चा लगता है कि एक गरीब आदमी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। सातवां है अनुत्तरदायी शासन। अनुत्तरदायी पूर्ण शासन की धारणा प्रजातंत्र की विशेषता मानी जाती है, परंतु वास्तव में यह धारणा कोई कल्पना है। सबके प्रति उत्तरदायी नहीं होने का अर्थ है किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होना, और प्रजातंत्र में शासक अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह से दूसरे पर टाल देते हैं, तो यह अनुत्तरदायी शासन है। आठवीं इसकी आलोचना दी है कि राजनीतिक शिक्षा का दंभ। यह बिल्कुल ही गलत है कि लोकतंत्र जनता को राजनीतिक शिक्षा देता है। राजनीतिक दल प्रत्येक बात को जनता के सामने एक विशेष रंग में रंग करके प्रस्तुत करते हैं और निर्वाचन के समय तो समस्याओं को अत्यंत विकृत रूप प्रदान कर दिया जाता है, जिससे जनता भ्रमित हो जाती है। और इसकी नौवीं आलोचना है कि मतदाताओं की उदासीनता। लोकतंत्र मतदाताओं की सक्रिय रुचि पर आधारित व्यवस्था है, लेकिन व्यवहार में सामान्य रूप से मतदाताओं की उदासीनता सर्वत्र देखी जाती है। योग्य जो होते हैं वो इसमें भाग ही नहीं लेते हैं। 10वीं इसकी आलोचना है पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास। लोकतंत्र से यह आशा की जाती है कि योग्य और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में रुचि लेंगे, लेकिन व्यवहार में स्थिति विपरीत होती है। परिश्रमी और कार्यकुशल व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन में लगे रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। 11वां इसका अंतिम जो है वो है युद्ध और संकट के समय निर्बल। मैं ये समझता हूं कि ये जो प्रश्न है वो आपको अच्छे लगे होंगे, तो अच्छे लगे तो आप जरूर लिखना, ताकि इसके बाद जो है दूसरा, तीसरा और चौथा यानी 4 जो प्रश्न बैंक है वो शीघ्र जारी किए जा सके ताकि आपकी मदद हो। युद्ध और संकट के समय निर्बल। लोकतंत्रीय सरकारें प्राय युद्ध और संकट के समय निर्बल होती है, क्योंकि इन अवसरों पर बहुत अधिक शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और लोकतंत्र में इस गति का परिचय कभी होता ही नहीं है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।